हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो न्यूक्लियर शेल मॉडल है ये CSIR नेट JRF के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, 10 या 15 नंबर का हमेशा ये पूछा जाता है न्यूक्लियर शेल मॉडल। ठीक है, तो हम इस जो टॉपिक है इसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो हमारा जो मेन मोटिव है हम इसको इस हिसाब से डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा जो CSIR नेट JRF है उसके क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर पाओ। हम ज़्यादा डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे। मैं उसमें तुम्हें बीच बीच में ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कैसे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने और कैसे इसको याद रखना है। जो न्यूक्लियर शेल मॉडल की जो सीरीज़ है, वो जो शेल फिल करने की जो सीरीज़ है उसको कैसे याद रखना है वो भी तुम्हें बताऊँगा। तो हम इसको इस हिसाब से डिस्कस करेंगे भाई तुम्हारे CSIR नेट JRF के क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो जाए या गेट के क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूक्लियर शेल मॉडल है ये तुम्हें, यदि तुमने MSc लेवल पे पढ़ा होगा तो न्यूक्लियर शेल मॉडल दिया गया था मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन दी मैजिक नंबर। और ये मैजिक नंबर है क्या एक्चुअल में? देखो, जो मैजिक नंबर एक्चुअल में ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर है, लेकिन इन नंबर पे जो न्यूक्लियस है उसका जो बिहेवियर है वो नेबरिंग न्यूक्लियाई से काफ़ी डिफरेंट होगा। यदि कोई न्यूक्लियस है हमारे पास, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और यदि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या 2, 8, 20, 28 इन नंबर में से कोई है, या प्रोटॉन की संख्या भी 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ऐसा नंबर है, तो वो जो न्यूक्लियस होगा वो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो नेबरिंग न्यूक्लियाई से काफ़ी डिफरेंट होगी। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है मतलब नेबरिंग न्यूक्लियाई से काफ़ी डिफरेंट है? ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है उसमें ये कह सकते हैं हम स्टेबिलिटी है, उसकी जो स्टेबिलिटी होगी इन न्यूक्लियाई की वो काफ़ी हाई होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी काफ़ी हाई होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी हाई होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी हाई होगी। और जो न्यूट्रॉन कैप्चरिंग पावर है, न्यूट्रॉन कैप्चरिंग पावर वो काफ़ी लेस होगी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, हमें सभी प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाना। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस, जिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इनमें से कोई है तो वो न्यूक्लियस कुछ अदर प्रॉपर्टी शो करते हैं नेबरिंग न्यूक्लियाई से। वो अदर प्रॉपर्टी कौन सी है? वो हाईली स्टेबल होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई होगी, उनकी जो न्यूट्रॉन कैप्चरिंग पावर है, यदि वो न्यूक्लियस है उसमें हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाएं, न्यूट्रॉन को स्कैटर्ड करवाएं, तो वो न्यूट्रॉन को कितना कैप्चर करेगा, वो जो पावर है वो लेस होगी इन न्यूक्लियाई में। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा? इनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरी दी गई। तो उनमें से जो सबसे सूटेबल थ्योरी है वो है न्यूक्लियर शेल मॉडल, वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कौन कौन सी थ्योरी दी गई। ठीक है, जस्ट बेसिक 2-3 मिनट लगेंगे हमें, उसमें डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे न्यूक्लियर शेल मॉडल पे। तो सबसे पहले देखो, माना गया थ्योरी कैसे डेवलप की गई। तो माना गया जो न्यूक्लियस है उसमें जो एक सिंगल न्यूट्रॉन है उसको माना गया वो अदर न्यूट्रॉन के कारण इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब एक उसको माना गया। इसमें जो सबसे पहला मॉडल दिया गया वो है सिंगल पार्टिकल मॉडल। देखो, जो न्यूक्लियर शेल मॉडल एक्चुअल में ये सिंगल पार्टिकल मॉडल है। सिंगल पार्टिकल मॉडल का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो, ये जो न्यूक्लियर शेल मॉडल है ये बेसिकली सिंगल पार्टिकल मॉडल है, सिंगल पार्टिकल मॉडल। सिंगल पार्टिकल मॉडल का क्या मतलब है? जिसमें मान लो एक जो सिंगल न्यूट्रॉन है या सिंगल प्रोटॉन है वो अदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से एक आपस में इंटरेक्शन है, उन इंटरेक्शन की वजह से वहाँ एक पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल के अंदर वो सिंगल पार्टिकल, सिंगल न्यूट्रॉन या सिंगल प्रोटॉन है। तो एक हमारे पास एक पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के अंदर एक सिंगल प्रोटॉन है या सिंगल न्यूट्रॉन है, और इस सिंगल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें एनर्जी लेवल्स फाइंड करने, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे। और जो देखो, जो पोटेंशियल है, जो न्यूक्लियर, जो सिंगल न्यूट्रॉन या सिंगल प्रोटॉन, सिंगल न्यूट्रॉन या सिंगल प्रोटॉन जो पोटेंशियल फेस करेगा यहाँ पे, वो किस टाइप का पोटेंशियल है, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। जो जिस पोटेंशियल के अंदर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, देखो जो एक प्रोटॉन, मान लो बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है किसी न्यूक्लियस के अंदर,
ये न्यूक्लियस है हमारे पास, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन। इसमें से हमने ये प्रोटॉन पिक किया। इस प्रोटॉन की हम बात करें तो ये प्रोटॉन सभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब एक पोटेंशियल है। तो ये प्रोटॉन इन सभी पोटेंशियल के अंदर, इनकी वजह से जो इंटरेक्शन है उसके पोटेंशियल के अंदर, और वो पोटेंशियल किस टाइप का हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है उस पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो अलग अलग पोटेंशियल के लिए प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की एनर्जी लेवल्स को फाइंड किया गया। तो सबसे पहला जो पोटेंशियल लिया गया वो लिया गया, मान लिया भाई जो पोटेंशियल है वो इन्फिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, ऐसा माना गया जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी पोटेंशियल है। तो उसके लिए जो एनर्जी लेवल कैलकुलेट किए गए तो सबसे पहला पोटेंशियल माना गया इन्फिनिटी पोटेंशियल हमारे पास R इक्वल टू 0, R इक्वल टू इन्फिनिटिव 0, ये पोटेंशियल है, ये इन्फिनिटी है इसकी बाउंड्री। ठीक है, इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व की गई, -h×2/2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई, वी बीच में 0 है। इसके लिए जब श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व की गई तो जो पार्टिकल की एनर्जी आई थी वहाँ से जब एनर्जी लेवल ड्रॉ किए गए तो एनर्जी लेवल में हमें जो मैजिक नंबर मिले, तो जो इन्फिनिटी पोटेंशियल है ये जो मैजिक नंबर है इनको एक्सप्लेन कर पाया 2, 8, 20 तक। इसके आगे ये न्यूक्लियस के जो अलग मैजिक नंबर है 28, 50, 82 इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब लोअर न्यूट्रॉन नंबर है, लोअर प्रोटॉन नंबर है, उनके लिए ये सूटेबल था। लेकिन हायर ऑर्डर के जो न्यूक्लियस है, हायर न्यूट्रॉन नंबर, हायर प्रोटॉन नंबर, उनमें जो मैजिक नंबर है उनकी जो अलग प्रॉपर्टी शो हो रही है 50, 82, 126, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया इन्फिनिटी पोटेंशियल। मतलब जो पोटेंशियल है जहाँ पे न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करे, देखो एक्सपेरिमेंटली हमें ये मैजिक नंबर मिले। एक्सपेरिमेंटली मैजिक नंबर कैसे मिले? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो जो न्यूक्लियस है इन मैजिक नंबर पे अलग बिहेवियर शो कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली मिला हमें। लेकिन उसको थियोरेटिकली देखा गया इन्फिनिटी पोटेंशियल से। तो इन्फिनिटी पोटेंशियल सिर्फ 3 मैजिक नंबर को ही एक्सप्लेन कर पाया। तो जो सेकेंड पोटेंशियल लिया गया, ठीक है, वो था हमारे पास हार्मोनिक पोटेंशियल। ठीक है, इस पोटेंशियल का यूज़ किया, मान लिया जो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है वो इस टाइप के पोटेंशियल को फेस कर रहा है, जो न्यूक्लियस के अंदर इस टाइप का पोटेंशियल। और हार्मोनिक पोटेंशियल का जो हमें फॉर्मूला पता है 12m² r², ये हार्मोनिक पोटेंशियल है। इसको जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व किया गया उसमें इस हार्मोनिक पोटेंशियल की वैल्यू पुट की और श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व किया गया, तो जो पार्टिकल की एनर्जी आई, पार्टिकल यहाँ पे मतलब है न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, पार्टिकल का यहाँ पे मतलब है न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। E इक्वल टू 2n + L - 2 + 3/2 h×ω। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई थी और इस टर्म को लिखा इन्होंने कैपिटल N + 3/2 h×ω। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई और ये एनर्जी डिपेंड कर रही है N और L पे। ठीक है, ये एनर्जी डिपेंड कर रही है N, क्योंकि N और L क्या है, L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और N यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है यहाँ पे N। ठीक है, यहाँ पे जो देखो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L के लिए L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ L के लिए अलग अलग N की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4। L इक्वल टू 0 के लिए N इक्वल टू 1, 2, 3, 4 होगा, L इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे हम, सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं बेसल्स फंक्शन से। बेसल्स फंक्शन में एक पर्टिकुलर L की वैल्यू के लिए अलग अलग N की वैल्यू होती है। L इक्वल टू 1 के लिए L होगा 1, 2, 3, 4। L इक्वल टू 2 के लिए N होगा 1, 2, 3, 4। जैसे होता है ना L इक्वल टू 0 मतलब S ऑर्बिट है, S ऑर्बिट में 1s होता है, 2s होता है, 3s होता है। इसमें 1p होता है, 2p होता है, 3p होता है। ठीक है, ये वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, वो एटॉमिक फिजिक्स में आता है। जब एटम की बात करते हैं तब उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है L। यहाँ पे जो N है और L आपस में रिलेटेड नहीं है, इनमें कोई मतलब आपस में एक कोई रिलेशन नहीं है इनमें। जैसे एटॉमिक फिजिक्स में इनमें एक रिलेशन होता है L इक्वल टू N-1 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, L इक्वल टू L की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अलग अलग N की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1D, 2D, 3D, तो ये हमारे पास N है। तो ये एनर्जी की वैल्यू हमें मिली और इन एनर्जी से एनर्जी लेवल ड्रॉ किए गए। ठीक है, एनर्जी लेवल ड्रॉ करके फिर देखा गया जो
मैजिक नंबर है, क्या इनको ये सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। देखो तो देखो सबसे पहला केस है हमारे पास n इक्वल टू जीरो। n इक्वल टू जीरो कब होगा, n इक्वल टू जीरो के लिए एनर्जी होगी हमारे पास 3/2 h क्रॉस ओमेगा। और n इक्वल टू जीरो कब होगा, n है यहाँ पे 2n-1 प्लस एल, इसको हम ये लिख सकते हैं 2n-1 प्लस एल। और ये जीरो कब होगा, जब n जीरो है, देखो जब n जीरो है और l जीरो है, l भी जीरो होगा, सॉरी n होगा 1, n 1 है, l जीरो है, तो n इक्वल टू जीरो आएगा। और इसके लिए जो ये लेवल है l इक्वल टू 1, तो इसको कहेंगे हम 1s। l इक्वल टू जीरो मतलब s, n इक्वल टू 1 मतलब आगे 1 आ जाएगा 1s, ठीक है। तो ये सबसे लोअर एनर्जी लेवल होगा 1s, और जिसकी एनर्जी होगी 3/2 h क्रॉस ओमेगा। और n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी आएगी 5/2 h क्रॉस ओमेगा। और n इक्वल टू 1 कब आएगा, देखो n इक्वल टू 1 आएगा हमारे पास n इक्वल टू 1 हो और l इक्वल टू 1 हो। n इक्वल टू यहाँ पे यदि 2 रख देते हैं हम, तो n इक्वल टू 1 नहीं आ सकता। कैपिटल N इक्वल टू 1 कब आएगा, इसमें एक ही केस होगा, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1, तो ये आएगा 1p। और n इक्वल टू 2 कब होगा, n इक्वल टू 2 पे एनर्जी होगी 7/2 h क्रॉस ओमेगा। n इक्वल टू 2 में कौन कौन से केस हो सकते हैं, या तो L2 या तो n1 L2, ये केस हो सकता है। n इक्वल टू 1 रख दिया, L2 रख दिया, या n इक्वल टू 2 रख दिया, l इक्वल टू 0 रख दिया। ये दोनों केस बन सकते हैं हमारे पास n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे, l इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे l इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, d, तो ये आएगा 1d, और ये आएगा 2s और 1d, ये हमारे पास d, ठीक है। तो n इक्वल टू 3 क्या आएगा हमारे पास, n इक्वल टू 3 पे जो एनर्जी होगी वो होगी 9/2 h क्रॉस ओमेगा। और इसमें कौन कौन से केस बनेंगे, 3 वाला कौन कौन सा केस बनेगा, देखो एक तो L3 हो सकता है, n1 हो सकता है, n1 L3, और कौन सा केस हो सकता है, n1 L3 n2 L1। तो n1 L3 आएगा SPDF, तो ये आएगा 1F और 2P, L इक्वल टू 1P। तो ये हमारे पास लेवल्स होंगे, ठीक है। ये n इक्वल टू 3 होगा, n इक्वल टू 4 निकाल सकते हो, n इक्वल टू 5 निकाल सकते हो, ऐसे सभी एनर्जी लेवल्स आएंगे। अब ये देखो n इक्वल टू जो 1 है वो नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल है, n इक्वल टू 0 भी नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल है, n इक्वल टू 2 हमारे पास डबली डीजनरेट है, n इक्वल टू जो 3 है वो भी डबली डीजनरेट है, n इक्वल टू जो 4 आएगा वो ट्रिपल डीजनरेट आएगा। वो हम ड्रॉ करते हैं एनर्जी लेवल, ये निकाल के देखना है n इक्वल टू 3 के लिए कौन कौन से केस होंगे, इनको हम सभी को लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 1s, फिर आएगा हमारे पास 1p, फिर आएगा हमारे पास 1d। देखो इसको याद रखने का तरीका, पहले 1 वाले ड्रॉ कर लो, ये सीरीज है हमारे पास SPDFGH। तो 1s 1p 1d 1g 1f 1g, ठीक है। उसके बाद यहाँ से d एक छोड़ के d से शुरू कर दो 2s। देखो 1d वाला डबली डी जनरेट है 2s, ठीक है। फिर 1f वाला 2p, तो 2s 2p 2d, ठीक है। h आ जाएगा, तो यहाँ पे मान लो 1h है, तो ये आ जाएगा 2d के साथ 2f, ठीक है। फिर 3s शुरू करोगे यहाँ से 2d से, 3s 3p। तो ये लेवल्स होंगे हमारे पास 1s 1p 1d 2s 1f 2p। ये सिंगल डी जनरेट होगा, ये डबल डी जनरेट, ये भी डबल डी जनरेट, ये ट्रिपल डी जनरेट, ये भी ट्रिपल डी जनरेट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, नंबर ऑफ पार्टिकल जो हम फिल कर सकते हैं किसी एक लेवल में, वो है हमारे पास 2 × 2l+1। 2 × 2l+1 नंबर ऑफ पार्टिकल हम फिल कर सकते हैं एक लेवल में। तो S में l इक्वल टू 0 है, l इक्वल टू 1 है p के लिए, d के लिए l इक्वल टू 2 है, ठीक है। s के लिए l इक्वल टू 0 है, p के लिए l इक्वल टू 1 है, d के लिए l इक्वल टू 2 है, f के लिए l इक्वल टू 3 है,
G के लिए L इक्वल टू 4 है, H के लिए L इक्वल टू 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनमें नंबर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो फिल कर सकते हैं। तो इसमें आएंगे 2, इसमें आएंगे 6, इसमें आएंगे 10, इसमें आएंगे 14 और P में आएंगे 6, 14 और 6, ठीक है। F में आएंगे 14, P में आएंगे 6, G में कितने आएंगे देखो, F में आएंगे 14, G में आएंगे 18, D में आएंगे 10, S में आएंगे 2 और H में कितने आएंगे, H में आएंगे 22, F में 14, P में है 6। तो इतने हम इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे हम फिल कर सकते हैं। देखो P में 6, D में 10, F में 14, G में 18, H में 22, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन वो फिल कर सकते हैं। अब देखो ये एक हमारे पास ये एक हमारे पास शेल बन रहा है, क्लोज शेल 2 के बाद इसमें है 6, तो 2 और 6 8, तो ये हमारे पास एक क्लोज शेल बन रहा है। फिर 2 और 6 8 और 10 28, सॉरी इसमें है D 10 और इसमें 2, S में भी 2 है, तो 8 और 12 ये बन रहे, इसमें टोटल है 12, तो 8 और 12 20, तो ये एक शेल बन रहा है फिर 20। तो देखो मैजिक नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है, 8 हो रहा है, 20 हो रहा है। 20 के बाद कितना आ रहा है हमारे पास, 14 और 6 20, 20 20 40, तो हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट 40 और आना कितना चाहिए 28। मैजिक नंबर क्या है हमारे पास 2 8 20 28 50 82, ऐसा हमारे पास सीरीज आनी चाहिए शेल की, मतलब ऐसे शेल बनने चाहिए। पहले 2 वाला शेल बनेगा, फिर 8 वाला बनेगा, फिर 20 वाला बनेगा, फिर 28 वाला शेल बनेगा, फिर हमारे पास 50 वाला बनेगा। लेकिन हमारा 20 तक तो शेल सही बन रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट 40 आया, ठीक है। 40 वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जो ये पोटेंशियल है हार्मोनिक पोटेंशियल, इसके आगे भी देख लो 40 के बाद क्या आएगा, 40 के बाद 18 ये आएगा 70, 40 के बाद आएगा 70, तो आगे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब जो न्यूक्लियर का जो पोटेंशियल है वो हार्मोनिक पोटेंशियल भी नहीं है, ठीक है। तो किस टाइप का पोटेंशियल है न्यूक्लियर पोटेंशियल, यदि क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो थ्योरी इनको सेटिस्फाई करेगी वो थ्योरी सही थ्योरी होगी। तो इस हार्मोनिक पोटेंशियल में एक टर्म और ऐड की गई, ठीक है। एट लास्ट इस हार्मोनिक पोटेंशियल में एक टर्म और ऐड की गई, उस टर्म को हम कहते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। उस टर्म को ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये जो लेवल्स है 1s 1p 1d 2s 1f ये सब भी स्प्लिट हो गए, क्योंकि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन मतलब जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम उनके इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की जो स्पिन है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन से ये जो एनर्जी लेवल है वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी लेवल कैसे डिवाइड होंगे, किस हिसाब से डिवाइड होंगे, वो देखेंगे हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में, और वो ही एक्चुअल में है शेल मॉडल, ठीक है। वो कंप्लीट शेल मॉडल, उसके वो जो शेल मॉडल है वो इन सभी मैजिक नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसमें पोटेंशियल में एक टर्म और ऐड करते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ठीक। किस टाइप की ये टर्म है, ठीक है, उसको देखते हैं और उसको ऐड करते हैं, फिर देखते हैं जो लेवल्स है वो कैसे स्प्लिट होते हैं, ठीक है। ये जो लेवल्स है ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे, फिर हमारे पास जो शेल है वो एकदम एग्जैक्ट शेल बनेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट शेल मॉडल और जो CSIR नेट JRF में जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, ठीक है। उसको हम कैसे याद रखेंगे सीरीज़ को वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। जो शेल है फीलिंग है उसको हम कैसे याद रखें, और उसमें अलग अलग केस बनेंगे फिर, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, जो हमारा हार्मोनिक पोटेंशियल है, हार्मोनिक पोटेंशियल था हमारा VR, ठीक है। VR था हमारा 12m ω² r², उसमें एक और टर्म ऐड की गई इस पोटेंशियल में FRL.S, ये टर्म आ रही है हमारी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से, मतलब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उनमें इंटरेक्शन की वजह से एक अलग सा पोटेंशियल आ रहा है, वो है -FRL.S, ये है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ठीक है। इसको ऐड किया गया, इसको कंसीडर किया गया, और इसको कंसीडर करने के बाद इसको सॉल्व किया गया, एनर्जी लेवल को सॉल्व किया गया। इसको कंसीडर करने के बाद जो एनर्जी है n+3/2 h क्रॉस ओमेगा, ये जो एनर्जी लेवल है ये स्प्लिट हो जाएंगे, और
कितने 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा एल की वैल्यू पे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा एल डॉट एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे। इसमें एक एफ आर टर्म भी आएगी जो एफ आर वाली एनर्जी आएगी, ठीक है। तो एल डॉट एस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब इसकी जो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इसकी वजह से वो टर्म इसमें प्लस माइनस हो जाएगी। मतलब जो देखो ये हमारे पास ये लेवल थे, 1s लेवल था, 1p लेवल था, 1d लेवल था, ये सब भी स्प्लिट हो जाएंगे। 1s स्प्लिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो हम देखेंगे। L इक्वल टू 0 वाला स्प्लिट नहीं होगा, बाकी सभी स्प्लिट हो जाएंगे। ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा, ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा, ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा, ये सभी लेवल स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स में। ठीक, क्यों स्प्लिट होंगे वो देखते हैं हम, क्यों 2 में ही क्यों स्प्लिट होंगे, S क्यों नहीं स्प्लिट होगा, P D F G ये सभी 2 लेवल्स में क्यों स्प्लिट होंगे, और नीचे नेगेटिव कौन सा आएगा, पॉजिटिव कौन सा आएगा, ठीक है, वो हमें कंसिडर कर, वो पता लगेगा हमें इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। देखो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास, टोटल एंगुलर मोमेंटम J है हमारे पास, सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो J स्क्वायर को L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर प्लस 2L डॉट S, क्योंकि वेक्टर है तो यहाँ से L डॉट S क्या आएगा हमारे पास, L डॉट S ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हमारे पास, L डॉट S आएगा हमारे पास J स्क्वायर माइनस ये सभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ठीक है, L डॉट S। तो L डॉट S आएगा J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये हमारे पास आएगा L डॉट S एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू ऑफ L डॉट S इक्वल टू J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो J स्क्वायर इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो होगी J प्लस 1 H कट स्क्वायर, ये स्मॉल j है। जो S स्क्वायर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी S प्लस 1 H कट स्क्वायर, ये तुम्हें पता होगा एटॉमिक फिजिक्स से। L स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी L प्लस 1 H कट स्क्वायर, ठीक है। और S की वैल्यू यहाँ पे होगी हाफ, S हाफ होगा, S हमेशा हाफ रहेगा क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए S हाफ होगा। यदि देखो इफ़ L इक्वल टू 0 है, यदि L की वैल्यू 0 है और S हाफ है तो जो J होगा वो L प्लस S होता है, तो J होगा हाफ, L 0 है S हाफ है तो J हाफ होगा, तो मतलब S इक्वल टू J है। S इक्वल टू J के लिए जो L डॉट S की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी जो एक्सपेक्टेशन L 0 जगह J और S दोनों इक्वल है तो ये आएगा 0, तो नो स्प्लिटिंग, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी L इक्वल टू 0 वाले केस के लिए। तो मतलब L इक्वल टू 0 मतलब जो S ऑर्बिट है, S ऑर्बिट में कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। यदि इफ़ L नॉट इक्वल टू 0 है तो जो J होगा वो होगा L प्लस हाफ एंड L माइनस हाफ। यदि L नॉट इक्वल टू 0 है तो J होगा L प्लस हाफ एंड L माइनस हाफ। स्पिन अप हो सकती है, स्पिन डाउन हो सकती है, तो L प्लस हाफ L माइनस हाफ। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग 2 में होगी। देखो यहाँ पे 2 लेवल बन जाएंगे, एक L प्लस हाफ वाला, देखो L प्लस हाफ के लिए L डॉट S क्या आएगा, J इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए जो L डॉट S आएगा हमारे पास, यहाँ पे L प्लस हाफ रखो J की वैल्यू, देखो यहाँ पे जो L डॉट S है उसको हम लिख सकते हैं J स्मॉल J प्लस 1 H कट स्क्वायर माइनस L प्लस 1 स्क्वायर H कट स्क्वायर माइनस S प्लस 1 H कट स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे हम J की वैल्यू रखेंगे और S की वैल्यू रखेंगे, J L प्लस हाफ के लिए S की वैल्यू हाफ रखेंगे, ठीक है, S की वैल्यू हम यहाँ हाफ रखेंगे और J की वैल्यू रखेंगे L प्लस हाफ। तो इसमें पुट करेंगे तो L प्लस हाफ L प्लस 3/2 H कट स्क्वायर माइनस L प्लस 1 H कट स्क्वायर माइनस S की वैल्यू हाफ रखेंगे, हाफ प्लस 1 H कट स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा L H कट स्क्वायर अपॉन 2। तो L डॉट S आएगा फॉर J इक्वल टू L प्लस हाफ के लिए L H कट स्क्वायर बाय 2, और L माइनस हाफ के लिए क्या आएगा, देखो L माइनस हाफ के लिए J इक्वल टू L माइनस हाफ के लिए फॉर J इक्वल टू L माइनस हाफ रखोगे तो L डॉट S की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी, L माइनस हाफ में S यहाँ पे माइनस हाफ रखोगे
और जे रखोगे एल माइनस हाफ, एस रखोगे माइनस हाफ, तो इसमें पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आएगी, जे एल प्लस हाफ के लिए, जे एल माइनस हाफ के लिए। तो हमारे पास जो डब्ल्यू था, जो टोटल था हमारे पास माइनस एफ आर एल डॉट एस। ठीक है, ये था एल डॉट एस। इसकी जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे ये टर्म आएगी हमारे पास एल डॉट एस, ये टर्म एक्स्ट्रा आएगी एल डॉट एस। एक बाहर में पहले से माइनस साइन है, एक बाहर देखो जो टोटल एनर्जी थी वो अब क्या होगी, एन प्लस 3/2 एच क्रॉस ओमेगा माइनस एफ आर एल डॉट एस। अब देखो जो पहले से एक माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये जो ये प्लस का है और यहाँ माइनस इसके साथ रहेगा ही, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस रहेगा, तो एल प्लस हाफ वाला जो जे इक्वल टू एल प्लस हाफ वाला लेवल है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि दो में स्प्लिट होगा। जैसे 1p ले लेते हैं हम, p लेवल ले लेते हैं हम, 1p ले लेते हैं, अब ये दो में स्प्लिट होगा। ठीक है, एक एल प्लस हाफ में होगा, एल माइनस हाफ में होगा। अब प्लस हाफ नीचे जाएगा या माइनस हाफ नीचे जाएगा वो डिसाइड करेगा ये टर्म। ये देखो ये नीचे जाएगा क्योंकि ये माइनस हो रहा है, क्योंकि एक पहले से माइनस साइन है। ठीक है, और ऊपर कौन सा जाएगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एल माइनस हाफ वाला ऊपर चला जाएगा, एल प्लस हाफ वाला नीचे रहेगा। एल प्लस हाफ का मतलब p है, यहाँ पे p है तो एल इक्वल टू 1, तो 1 प्लस हाफ p 3/2 नीचे रहेगा और p हाफ ऊपर चला जाएगा। तो जो p लेवल है वो दो में स्प्लिट हो गया, p 3/2 p हाफ। ये 3/2 एक्चुअल में j है हमारे पास। ठीक है, 3/2 और 1/2 ये j की वैल्यू है। ठीक है, और एक लेवल में कितने पार्टिकल फिल होंगे वो डिसाइड करेंगे हम इससे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच लेवल वो डिपेंड करेगा j पे, 2j + 1। तो 2j + 1 पार्टिकल फिल होंगे एक लेवल के अंदर, जो स्प्लिटिंग लेवल है उनके अंदर। यदि हम इनकी बात करें, इनमें तो फिल होंगे 2 × 2l + 1, वो हमने पहले ही देखे थे। इनके अंदर फिल होंगे 2j + 1, तो इसमें फिल होंगे 4, इसमें फिल होंगे 2। ये वैल्यू रखोगे 3/2 और 1/2, इसमें 4 फिल होंगे, इसमें 2 फिल होंगे। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे जो एक लेवल में फिल होंगे। अब हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं, L = 0, L = 1, L = 2 सभी के लिए, और उनको स्प्लिट करते हैं, फिर देखते हैं मैजिक नंबर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने ड्रॉ किए थे डायरेक्ट 1s 1p 1d 1f। जी वाले हम हायर ऑर्डर ड्रॉ नहीं करते अभी, और यहाँ से हमने शुरू कर दिया था 2s 2p। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किए थे हार्मोनिक ऑसिलेटर में। अब ये लेवल भी फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे, यहाँ 2 लेवल है और दोनों डीजनरेट थे। हार्मोनिक, जब हमने सिर्फ हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, ये दोनों डीजनरेट थे। अब डी लेवल तो स्प्लिट हो जाएगा, एस लेवल स्प्लिट नहीं होगा। एस यही है, डी लेवल स्प्लिट हो जाएगा। एस लेवल ये सिंपल रहेगा, देखो L = 0, J = हाफ, तो ये आएगा हमारे पास, ये लेवल स्प्लिट नहीं होगा, ये आएगा 1s हाफ। ठीक है, 1s J = यहाँ पे आएगा हाफ, तो 1p ये वाला लेवल आएगा हमारे पास 1p, ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा 1p, नीचे आएगा 3/2, ऊपर आएगा हाफ, क्योंकि देखो L = 1 के लिए जो J होगा वो होगा L + हाफ और L - हाफ, तो 1 + हाफ 3/2 और हाफ, तो 3/2 वाला नीचे आ जाएगा क्योंकि L + हाफ में नेगेटिव आएगा, वो हमने डिस्कस किया, और हाफ वाला ऊपर जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। अब देखो 1D भी 2 में स्प्लिट होगा, 1D 5/2 और 1D 3/2, और S वाला स्प्लिट नहीं होगा, S वाला बीच में रहेगा 2s हाफ। ठीक है, देखो D है तो L = 2 आएगा, L = 2, तो J आएगा यहाँ पे 2 + हाफ और 2 - हाफ, तो 2 + हाफ होगा 5/2 और 3/2, तो 5/2 वाला नीचे चला जाएगा, 3/2 वाला ऊपर जाएगा। 1f नीचे आएगा, 1f 7/2, 1f 5/2, और P भी स्प्लिट होगा। ठीक है, जो P है 1f 5/2 थोड़ा सा नीचे आएगा। इसको मैं याद रखने का तरीका बताऊंगा तुम्हें, कैसे इन ऑर्डर को याद रखें। और यहाँ पे आएगा 2p, 2 ऊपर आएगा 2p
हाफ और 2p3/2 नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर 2p3/2, 2p3/2 नीचे आएगा, 2p हाफ ऊपर आएगा। ऐसे ये लेवल्स ड्रॉ होंगे, ऐसे हायर ऑर्डर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऐसे सभी। और उनको मैं तरीका बता दूंगा तुम्हें, सीक्वेंस बता दूंगा उनको कैसे याद रखें। अब देखो मैजिक नंबर यहाँ देखो, इसमें आएंगे 2, इसमें आएंगे 4, इसमें आएंगे 2, 5/2 तो 6 आएंगे यहाँ पे, यहाँ से निकाल सकते हो तुम 2j+1 से। इसमें आएंगे 2, इसमें आएंगे 4, इसमें आएंगे 8, 4 3 हाँ 4 6 2। तो यहाँ पे देखो ये 2 बन रहा है, शेल बन रहा है यहाँ पे 2 4 6 और 2, यहाँ पे टोटल 6 है, तो ये 8 वाला शेल बन रहा है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे आएंगे 8 2 8 6 2 8 8 4 12, 12 और 8 20, ये 20 वाला शेल बन रहा है हमारे पास। तो उसके बाद देखो ये 28 वाला, ये जो स्प्लिटिंग है ये काफ़ी नीचे होगी, ये जो लेवल है ये काफ़ी नीचे आएगा यहाँ पे 1f7/2, तो ये आएगा यहाँ पे 28, ये आएगा 28। फिर आएगा हमारे पास 4 6 2, 6 4 10 2 12, 12 और एक लेवल यहाँ पे और आएगा जब नेक्स्ट तुम जाओगे, ये आएगा 1f 1d 1f 1g, तो ये आएगा 1g 9/2, तो इसमें होंगे 10, तो ये आएगा हमारे पास 50 वाला, ठीक है। 1g 9/2, 1s 1p 1d 1f 1g, 1g 9/2, ये आएगा हमारे पास 50। तो ये आएंगे मैजिक नंबर 2 8 20 28 50। ऐसे हायर ऑर्डर पे भी ये वेरीफाई होगा, ठीक है। 82 उसके बाद 126, और उसकी मैं सीरीज़ लिख दूंगा भी कैसे याद रखनी है उसको, टोटल सीरीज़ है जो। तो ऐसे स्प्लिटिंग होगी लेवल की, और सभी ये जो मैजिक नंबर है उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 8 20 28 50 82 126। हायर ऑर्डर भी होंगे मैजिक नंबर, लेकिन इतने ही तुम याद रखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतने याद रखना ऑर्डर, ठीक है। यहाँ तक ही बनता है क्वेश्चन 82 तक, इससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें, देखो इसमें जो 2 लेवल है, ये जो 2 लेवल है इनके बीच का गैप क्या होगा, ये जो 2 लेवल है 1f डिवाइड हुआ 2p डिवाइड हुआ, इनके बीच का गैप क्या होगा। जो गैप होगा वो देखो, एनर्जी आई थी L + हाफ के लिए हमारे पास एनर्जी आई थी LH²/2, और L - हाफ के लिए एनर्जी आई थी -L + 1 H²/2। तो इन दोनों का जो एनर्जी गैप होगा वो होगा EL + हाफ माइनस EL - हाफ, ठीक है। तो ये एनर्जी गैप क्या होगा, L - हाफ, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो L + 1 H²/2, तो आएगा 2L + 1 H²/2, तो आएगा L + हाफ H²। तो ये एनर्जी सेपरेशन होगा, और ये जो एनर्जी सेपरेशन है, जैसे जैसे L की वैल्यू बढ़ेगी ये एनर्जी सेपरेशन बढ़ेगा। P के बीच में एनर्जी सेपरेशन है 3, P के लिए L = 1 है, तो 1 + हाफ 3/2 H²। तो ये P लेवल इनके बीच में एनर्जी सेपरेशन है 3/2 H²। D के बीच में सेपरेशन और बढ़ जाएगा, F के बीच में सेपरेशन और बढ़ जाएगा, H के बीच में सेपरेशन और बढ़ जाएगा, G के बीच में सेपरेशन और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो सेपरेशन है 2 एनर्जी लेवल के बीच में, ये होगा L + हाफ H²। यहाँ से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बनता है। अब इनको सीक्वेंस को कैसे याद रखें वो मैं तुम्हें बताता हूँ ड्रॉ करनी, ठीक है। सीक्वेंस को कैसे याद रखें, तो अब डिस्कस करते हैं सीक्वेंस को कैसे याद रखें। शेल की जो सीक्वेंस है 1s 1p 3/2 1p हाफ, उसको कैसे याद रखें। देखो ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है, इससे बनाएंगे हम। देखो इजी, तुम्हें अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन तुम एक बार खुद कर लोगे तो बहुत ईजी होगा। पहले 4 बार 1 आएगा, फिर एक 2 आएगा, ठीक है, 4 बार 1 फिर 2, फिर 2 बार 1, इसका हाफ कर दिया, 2 बार 1 फिर 2, फिर 1 बार 1 फिर 2, ठीक है। पहले 4 बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 बार 2, फिर 2 बार 2, फिर 2 बार 1 2 बार 2, 2 × 2 आएगा, 2 × 1 आएगा, 2 × 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 बार 1, फिर 2 बार 2। देखो पहले क्या आएगा, 4 बार 1 आएगा, फिर 2, फिर 2 बार 1 आएगा, फिर 2, फिर 1 बार 1 आएगा, फिर 2,
फिर 2 1 2 2, फिर 3, फिर 2 1 2 2, ठीक है, 2 1 2 2 3 2 1 2 2। अब इसको कैसे बनाना है, देखो पहले आएगा s 1s हाफ, पहला है 1s हाफ, फिर आएगा 1p, 1p देखो 1p में दो केस हो सकते हैं, 3/2 और हाफ। तो पहले 3/2 आएगा क्योंकि हमें पता है लो हायर ऑर्डर पहले आता है क्योंकि नीचे आएगा वो लेवल, तो 1p 3/2, तो फिर आएगा 1p हाफ, ठीक है, 1p 3/2 1p हाफ, फिर आएगा ये 1 2 3 हो गए, फिर आएगा 1d, 1d। अब d में सबसे पहले कौन सा आएगा 5/2, d में दो हो सकते हैं 5/2 और 3/2, तो नीचे आएगा 5/2। अब 2 आ गया, देखो अब 2 आ गया तो 2 पहली बार 2 आ रहा है तो s से शुरू होगा, ठीक है, तो 2s हाफ, 2p नहीं हो सकता, 2d नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पहली बार 2 आ रहा है तो 2s से शुरू होगा। अब जो नेक्स्ट 2 आएगा वो p से शुरू होगा, फिर नेक्स्ट 2 आएगा वो d से शुरू होगा, ठीक है। अब 1 है, ठीक है, अब 1d 5/2 आ गया था, कौन सा रह गया 1d 3/2, 1d 5/2 यहाँ आ गया था, 1d 3/2, एक 1 और है। अब d के बाद क्या आएगा, d के बाद कौन सा आएगा s p d f 1f 7/2, f होता है 7/2, ठीक है, f के लिए जो j की वैल्यू होगी वो होगी 7/2 और 5/2, तो पहले आएगा f 7/2, फिर 2 आ रहा है यहाँ पे। अब 2 देखो 2s हाफ आ गया तो 2p 3/2, क्योंकि p में दो हो सकते हैं 3/2 और हाफ, तो पहले आएगा 3/2 क्योंकि s तो आ गया था 2s हाफ, तो 2p 3/2, तो हमारे पास ये दोनों हो गए, 2 हो गया। अब 1, अब 1f 5/2, क्योंकि 7/2 पहले आ गया तो f 5/2 आना ही ऑब्वियस है, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब देखो 2 आएगा, अब 2p 3/2, तो 2p हाफ बचा, 3/2 आ चुका था, तो ये 2 हो गया। अब उसके बाद 1, f के बाद क्या आएगा, देखो f के बाद आएगा 1g 9/2, क्योंकि g है, g की वैल्यू g के लिए दो हो सकते हैं, g 9/2 और g 7/2, तो 1g 9/2 फिर 1g 7/2, ये दोनों साथ साथ आएंगे, दोनों 1 1 है, 1g 9/2 1g 7/2, फिर 2 2। अब देखो अब 2 के बाद 2p कंप्लीट हो गया था, अब बचेगा 2d 5/2 और 2d 3/2, दोनों 2 2 आ गए। अब 3 शुरू हो गया तो 3s से शुरू होगा, 3s हाफ। अब 1 देखो अब 1g कंप्लीट हो गया था, g के बाद 1h 11/2, फिर 1h 9/2, ठीक है, h शुरू होगा 11/2 और 9/2। अब 2 अब 2 कौन सा हो गया था, देखो 2d हो गया था, 2f 7/2 2f 5/2, तो ये ऑर्डर होगा हमारे पास, ठीक है। पहले देखना है s कंप्लीट होगा फिर ही 2s वाला शुरू होगा, 1s कंप्लीट होगा तभी 2p 1 वाला जो 2p है वो 2 वाला कंप्लीट होगा फिर ही 3 वाला शुरू होगा, ठीक है, 1 वाला p कंप्लीट होगा फिर 2 वाला शुरू होगा, ऐसे नहीं है पहले ही शुरू कर दोगे। और जो हायर ऑर्डर वाले j है, g जैसे d के लिए देखो d में दो हो सकते हैं 5/2 और 3/2, तो हायर ऑर्डर नीचे आएगा। d के बाद s, देखो s में हो सकते हैं हाफ, p में हो सकता है 3/2 1/2, d में हो सकता है 5/2 3/2, s p d f में हो सकता है 7/2 5/2, f g में हो सकता है 9/2 7/2, h में 11/2 9/2, ये ऑर्डर होंगे, ठीक है। दो में ये सिंगल रहेगा, बाकी दो में स्प्लिट होंगे सभी। और ये ऑर्डर पहले 4 1 फिर 2, फिर 2 1 फिर 2, फिर 1 1 फिर 2, फिर 2 1 2 2 3 2 1 2 2, ठीक है, ये याद रखने का ऑर्डर है। एक बार खुद लिखोगे अपने आप तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फिल करने हैं, इसमें 1/2 है तो 2 फिल होंगे, 3/2 है तो 4 फिल होंगे, 1/2 है तो 2 फिल होंगे, 5/2 में 6 फिल होंगे, 1/2 में तो एक नंबर आ गई, इसको ऐसे याद रख लो। 5 है तो 6 फिल होंगे, 3 है तो 4 फिल होंगे, 7 है तो 8 फिल होंगे, 5 है तो 6 फिल होंगे, 9 है तो 10 फिल होंगे, 11 है तो 12 फिल होंगे, एक नंबर आगे फिल होगा, ठीक है। ऐसे सिंपल तुम्हें 2j+1 नहीं करना पड़ेगा। 9 है तो 10 फिल होंगे, 7 है तो 8 फिल होंगे, 11 है तो 12 फिल होंगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट तुम याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पे जो अलग अलग केस है, इनकी जो स्पिन है और पैरिटी है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अलग अलग केस के लिए।
अब हम डिस्कस करते हैं कोई भी न्यूक्लियस हमें दिया गया है, उसकी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है जे एंड उसकी पैरिटी है वो कैसे कैलकुलेट। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है नेट में, 2 क्वेश्चन आराम से बनते हैं यहाँ से, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है नेट में। तो एक बार तुम्हें इसकी एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी शेल मॉडल की, ये 5-10 नंबर फ्री के होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के, से SIR नेट JRF में, ठीक है। तो देखो इसमें 3 केस बनते हैं, यदि जो न्यूक्लियस है वो E1 है, यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यदि दोनों E1 हो, E1 नंबर हो, यदि प्रोटॉन भी E1 हो और न्यूट्रॉन भी E1 हो, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो 0 होगा, क्योंकि दोनों पेयर्ड होंगे। ये तो डायरेक्ट तुम टिक कर सकते हो, पेयर्ड होगा, और जो पैरिटी है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। यदि दोनों E1 है, न्यूट्रॉन की संख्या भी E1 है, प्रोटॉन की संख्या भी E1 है, तो डायरेक्ट तुम्हें लिखना है एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, पैरिटी पॉजिटिव होगी। और देखो सेकंड केस हमारे पास ओड E1 या E1 ओड, न्यूट्रॉन ओड हो, प्रोटॉन E1 हो, प्रोटॉन ओड हो, न्यूट्रॉन E1 हो। इन केस में क्या होगा, इस केस में जो देखो ओड न्यूक्लियस है उसको हमें कंसीडर करना है, वही हमें बताएगा पैरिटी और टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक। जो E1 न्यूक्लियाई है उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो लेवल को फिल कर देगा, क्योंकि वो आपस में पेयर्ड हो जाएंगे। जो अनपेयर्ड न्यूक्लियस है, अनपेयर्ड न्यूक्लियन है, अनपेयर्ड न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, वही हमें टोटल पैरिटी या टोटल एंगुलर मोमेंटम बताएगा, ठीक है। जो पेयर्ड हो जाते हैं वो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल है बोरोन 511, तो इसमें प्रोटॉन है Z प्रोटॉन को P से लिख देते हैं, P = 5, न्यूट्रॉन है 6। तो जो न्यूट्रॉन है वो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। जो प्रोटॉन ओड नंबर है, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड प्रोटॉन है, वो हमें बताएगा इसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी क्या होगी। देखो इसको कैसे फिल करेंगे, टोटल 5 प्रोटॉन है, तो 1s 1 1 1, 4 बार तो 1 ही आता है हमें, 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 5/2, तो 2 इसमें प्रोटॉन भर देंगे, 4 प्रोटॉन यहाँ भर देंगे, लेकिन हमारे पास 5 ही है टोटल, 2 इसमें भर देंगे, 3 यहाँ भर देंगे। 3 में से 2 पेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड है, ठीक है। जो अनपेयर्ड है वो किस में, 1p 3/2 में, तो j होगा 3/2, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा 3/2, क्योंकि इस लेवल में ये अनपेयर्ड प्रोटॉन आ रहा है 3/2। यदि हम न्यूट्रॉन की बात करते तो 2 इसमें न्यूट्रॉन बढ़ते, न्यूट्रॉन की बात करते 2 इसमें बढ़ते, 4 इसमें बढ़ते, तो यहाँ कोई भी अनपेयर्ड न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी के बारे में हमें नॉलेज नहीं देगा। जो अनपेयर्ड है वही हमें बताएगा, तो j आएगा 3/2, और पैरिटी है हमारे पास -1/L, L है यहाँ पे 1, P लेवल है, P सब शेल है, तो L है 1, तो पैरिटी आएगी नेगेटिव। तो इसको हम लिखते हैं, इसकी नोटेशन है JP 3/2 नेगेटिव, ठीक है। P है पैरिटी, J है टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो 3/2 नेगेटिव, ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओड E1 या E1 ओड का केस हो सकता है, यहाँ कोई भी केस बन सकता है, ठीक है। यदि जैसे न्यूट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 14 इस टाइप का, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे दोनों ओड है 7 7, तो यहाँ क्या करेंगे, प्रोटॉन भी ओड है, न्यूट्रॉन भी ओड है, तो यहाँ पे देखो इस केस में यदि Jn + Jp + Lp + Ln यदि ओड आता है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा Jp + Jn, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम। यदि E1 आता है तो J होगा Jp - Jn, और इनकी जो पैरिटी है वो होगी -1/L P + Ln। P है प्रोटॉन, N है न्यूट्रॉन। तो नाइट्रोजन के लिए देख लेते हैं क्या आएगा ये। तो ये रूल है, ठीक है, ओड के लिए ये हमें नंबर देखना पड़ेगा। ये ओड आ रहा है तो Jp + Jn होगा, ये E1 आ रहा है तो Jp - Jn होगा। तो ये देखो नाइट्रोजन के लिए 1 1 1 1, 1s हाफ, 1p 3/2, 1p हाफ, 1d 5/2। तो इसमें 2 फिल कर दिए, 7 फिल करने हमें, 4 इसमें हो गए 6, एक 7, एक इसमें फिल कर दिया। ये होंगे न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन भी 2 4 और 1। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अनपेयर्ड है, ठीक है। तो प्रोटॉन हाफ, तो J हाफ है, Jp भी हाफ है, Jn भी हाफ है, दोनों हाफ हाफ हो रहे हैं, ठीक है। Jp भी हाफ है, Jn भी हाफ है। और देखो L है यहाँ पे, Lp 1 है
और ln भी 1 है, lp भी 1 है क्योंकि p में है दोनों, lp 1 है ln 1 है। इन चारों का सम हाफ प्लस हाफ 1 प्लस 1 प्लस 3, इन चारों का सम आ रहा है 3, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और ये ओड नंबर है, ओड नंबर है तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा jp प्लस jn, तो ये आएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम हाफ प्लस हाफ, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा हमारे पास 1, और इसकी जो पैरिटी होगी वो होगी -1 टू द पावर lp प्लस ln, तो -1 टू द पावर lp है हमारे पास 1 प्लस 1 2, तो ये आएगा पॉजिटिव, तो पैरिटी आएगी +1, तो ये हमारे पास Jp होगा नाइट्रोजन के लिए 1 प्लस, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम 1 होगा टोटल और पैरिटी होगी +1, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे शेल मॉडल के जो CSIR नेट JRF में पूछे गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको, न्यूक्लियर जो किसी भी न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हम कैसे फाइंड करें, और जो क्वाड्रपोल मोमेंट है उसको हम कैसे फाइंड करें अलग अलग न्यूक्लियस के लिए, उनका हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे और उस पर क्वेश्चन, क्योंकि उनमें भी नेट पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट और क्वाड्रपोल मोमेंट पे, ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे।